वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए बेटा। हाँ जी, मैंने आपको कल कुछ क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए। क्या आप सभी ने कर लिए क्या? एक प्रेरणा छोड़ के मुझे किसी ने नहीं भेजे आंसर्स। मैंने कल आपको कहा था कि आप उन क्वेश्चंस का आंसर लिख के मुझे भेजेंगे। प्रेरणा को छोड़कर मुझे किसी ने भी आंसर नहीं भेजे हैं। दैट्स वेरी गुड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए थे, आगे के क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, हाउ वुड यू डील with the following in the annual accounts of a company for the year ended 31st March 2013? ठीक है, the board of director or decided on 31st 2013 to increase the sale price of certain item retrospectively. रेट्रोस्पेक्टिवली कुछ आइटम्स का प्राइस उन्होंने चेंज किया है फ्रॉम 1 जनवरी 2013 से। इन द व्यू ऑफ दिस प्राइस रिवीजन with effect from 1st January 2013, the company has to receive 15 lakh from its customer in respect of sales made from 1st January 2013 to 31st March 2013. The accountant couldn't make up his mind whether to include 15 lakh in sales for 2012-13 or not. तो ये क्या कहते हैं कि साहब 31 मार्च 2013 को कंपनी ने कुछ रेट्रोस्पेक्टिव डेट से प्राइस चेंज कर दिया और उस प्राइस चेंज की वजह से कंपनी को 15 लाख रुपीस एक्स्ट्रा सेल्स मिलने वाली है, एक्स्ट्रा रेवेन्यू आने वाला है। तो अकाउंटेंट कहना चाहता है कि क्या उस 15 लाख को सेल्स माना जाए या सेल्स ना माना जाए। क्या आंसर देंगे आप? तो वही वाला आंसर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 का क्वेश्चन है बेटा नवीन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 का। प्रेरणा कैरियर नहीं मानेंगे। अब इसका आंसर इस तरह से देना है बेटा कि एज पर एस 9 इफ प्राइस रिवीजन फ्रॉम रेट्रोस्पेक्टिव डेट देन अनसर्टेनिटी क्या है बेटा? इसमें अनसर्टेनिटी तो आपको बतानी है, इसमें अनसर्टेनिटी बताई नहीं है। इसमें आपको ये बताना है कि इफ सेलर हैज एबिलिटी टू कलेक्ट द मनी दैट रिकॉग्नाइज द सेल, अदरवाइज रिकॉग्नाइज व्हेन अमाउंट इज कलेक्टेड। अगर सेलर को लगता है कि वो पैसा कलेक्ट कर सकता है तब तो वो सेल रिकॉग्नाइज कर ले, और अगर उसकी एबिलिटी नहीं है पैसा कलेक्ट करने की तो तब रिकॉर्ड करे जब पैसा कलेक्ट हो जाए। क्लियर? तो हमेशा जब भी कोई रेट्रोस्पेक्टिव रिवीजन का केस आए कि पीछे की डेट से प्राइस चेंज किया गया है तो आपको दोनों आंसर देने। आपको बताना है कि अगर सेलर पैसा कलेक्ट कर सकता है तब तो वो आज ही रेवेन्यू रिकॉर्ड कर ले, और अगर ऐसा नहीं है तो जब पैसा मिल जाए तब रेवेन्यू रिकॉर्ड कर ले। क्लियर? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है वीएस लिमिटेड हैज टेकन ए ट्रांजिट इंश्योरेंस पॉलिसी। मैंने क्या किया, मेरे यहां से गुड्स जाता रहता है एक जगह से दूसरी जगह, तो मैंने एक ट्रांजिट इंश्योरेंस पॉलिसी ले लिया कि कल को अगर रास्ते में मेरा गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाता है तो मैं इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम ले सकता हूं। ठीक है, इन द ईयर 2015-16, हम बात कर रहे हैं 2015-16 की, द परसेंटेज ऑफ एक्सीडेंट हैज गॉन अप टू 7%। अब ये कह रहा है कि साहब 2015-16 के ईयर में एक्सीडेंट्स के परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ गए, 7% से इंक्रीज हो गए। तो मैंने सोचा कि द कंपनी वांट्स टू रिकॉग्नाइज इंश्योरेंस क्लेम एज रेवेन्यू। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी इंश्योरेंस क्लेम की रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लेता हूं इन अकॉर्डेंस विद द रिलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या आप कंपनी की इस बात से एग्री करते हैं? भाई सिंपल सा मेरा क्वेश्चन है कि मैंने ट्रांजिट इंश्योरेंस पॉलिसी करा रखी है, आजकल रोड पे एक्सीडेंट होने ज्यादा हो गए हैं, मतलब उसकी रेट 7% तक बढ़ गई है, तो क्या मुझे इंश्योरेंस क्लेम की रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए क्या? जवाब दीजिए। क्या मुझे इंश्योरेंस क्लेम की रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए? राघव कह रहा है नहीं सर। बाकी लोग? प्रेरणा नो, नहीं करना चाहिए बेटा। एज पर AS9, एज पर AS9 इंश्योरेंस की रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना चाहिए। इंश्योरेंस की रेवेन्यू को तब रिकॉर्ड करना चाहिए जब इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम पास हो जाए। ठीक है, यही कहता है AS9। AS9 कहता है इंश्योरेंस की रेवेन्यू को तब रिकॉर्ड करना चाहिए जब आपका क्लेम पास हो जाए। यहां तो एक्सीडेंट ही नहीं हुआ, यहां तो एक्सीडेंट नहीं हुआ, मेयर केवल रेट ऑफ एक्सीडेंट बढ़ गई, तो आप कहते हैं मेरे तो इंश्योरेंस का रेवेन्यू आ गया। क्या केवल इंश्योरेंस का रेट बढ़ने से आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए? क्या आपके जो एक्सीडेंट्स हैं, एक्सीडेंट्स का रेट बढ़ जाने से आप अपना क्लेम रिकॉर्ड कर लेंगे? नहीं करेंगे। तो बोले मेयर इंक्रीज इन रेट ऑफ एक्सीडेंट doesn't give a condition to record the revenue. Okay, समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, जुगनू लिमिटेड entered into a sale deed. जुगनू लिमिटेड entered into a sale deed for its immovable property before the end of the year. ठीक है, but registration was done with registrar subsequent to balance sheet date. Before finalization, it is possible to recognize the sale and gain. बिल्कुल। आप एक चीज बताइए, मैंने आपको हमेशा एक बात बताई है कि आपने बिल्डिंग परचेज कर ली, आपने कोई असेट परचेज कर ली, इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब आपने बिल्डिंग परचेज कर ली और अभी तक उसका रजिस्ट्री नहीं बना है, रजिस्ट्री नहीं बना है लेकिन सेल डीड बन गया। अब सेल डीड बन गया, सेल डीड बन गया मतलब क्या सेलर को, जो आपको फ्लैट्स बेचता है, जो बिल्डिंग बेचता है, उसे अपने यहाँ पे सेल रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए? मतलब रजिस्ट्री बन रही है 31 मार्च के बाद में,
रजिस्ट्री हो रही है 31 मार्च का, कर लेनी चाहिए, बिल्कुल सही है प्रेरणा। अच्छा एक बात बताओ, जब तक रजिस्ट्री नहीं हुई तब तक ऑनरशिप तो ट्रांसफर नहीं हुई, लेकिन सेल डीड बन गई तो रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो चुका है। कल को उस प्रॉपर्टी की रेट बढ़ जाएगी तो क्या वो बेचने से मना कर सकता है? या कल को रेट कम हो जाएगी तो क्या खरीदने वाला खरीदने से मना कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि सेल डीड बनाई जा चुकी है। तो रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो चुका है। रजिस्ट्री होने में टाइम लग जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेल रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो सेल रिकॉर्ड की जा सकती है ऑन द बैलेंस शीट डेट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है विजय लिमिटेड सेल्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टू डीलर्स। विजय लिमिटेड सेल्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स टू डीलर्स। विजय लिमिटेड सेल करता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ठीक है। वन ऑफ द कंडीशन ऑफ सेल इज दैट इंटरेस्ट इज पेबल एट द रेट ऑफ 2% पर मंथ फॉर डिलेड पेमेंट। इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा 2% पर मंथ की रेट से डिलेड पेमेंट, ठीक है। ये वही वाला क्वेश्चन है जैसा पहले आया था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट डीलर को बेचते हैं और कंडीशन रखी है कि अगर आप ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं देंगे तो 2% पर मंथ की रेट से इंटरेस्ट लगाया जाए। परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट रिकवरी is only 10% on such overdue outstanding due to various reason। अब जितना पैसा बाकी था उस पैसे पे इंटरेस्ट की रिकवरी के चांसेस, मतलब परसेंटेज चांसेस हैं 10%, ठीक है साहब। ड्यूरिंग द ईयर 2015-16 कंपनी अपनी इंटरेस्ट की रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहती है, क्या उसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। अच्छा, क्या ऐसा कह सकते हैं 10% रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेनी चाहिए? क्या ऐसा कह सकते हैं 10% रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेनी चाहिए? नहीं बेटा, यहां पे ये नहीं कहा कि टोटल अमाउंट में से 10% अमाउंट मिलने के चांसेस है। उन्होंने ये कहा है इंटरेस्ट की रिकवरी के चांसेस 10%। मतलब मिलेगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, आपके पैसा मिलने के चांसेस 10% है। ये नहीं कहा है 10% अमाउंट मिलने का चांसेस है, ये कहा है पैसा मिलने का चांसेस। तो अगर मिलने का चांसेस 10% है मतलब नहीं मिलने का चांसेस 90% है। इसका मतलब क्या सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी है कलेक्शन ऑफ मनी की? बिल्कुल। तो ये कहते हैं इंटरेस्ट के अमाउंट को टाइम बेसिस पे रिकॉर्ड करना चाहिए, बट in the given situation there is a significant uncertainty of collection of money, hence revenue from interest should not be recognized। इंटरेस्ट के रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए। क्लियर? हाँ जी, सभी को क्लियर है सारे क्वेश्चंस? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट कर हमारा नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। नेक्स्ट चैप्टर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, दैट इज कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 दैट इज कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। चलिए बेटा,
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, रेवेन्यू फ्रॉम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। देखो, जब हम AS9 पढ़ रहे थे तब हमने कहा था कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से होने वाली रेवेन्यू को AS9 के हिसाब से रिकॉर्ड नहीं करते, उस पे AS9 अप्लीकेबल नहीं होता है। क्यों अप्लीकेबल नहीं होता है? क्योंकि उसके लिए एक सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें दिया हुआ है। ठीक है साहब। अब सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि साहब कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कौन से कॉन्ट्रैक्ट है? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब बिल्डिंग, रोड, ब्रिज, डैम एटसेट्रा। आप ऐसा कह सकते हो सिविल स्ट्रक्चर बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। ठीक है साहब। तो बिल्डिंग, रोड, ब्रिज, डैम एटसेट्रा आप जो भी बनाते हैं, सिविल स्ट्रक्चर कोई तैयार करते हैं, उसका कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। और एक बात बताइए बेटा, मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये एक प्लॉट ऑफ लैंड है, इस पे कोई एक बिल्डिंग बनी हुई है। इस पे कोई एक बिल्डिंग बनी हुई है पहले से। अब इस पुरानी बिल्डिंग को तोड़ना है, फिर उसमें एक नई बिल्डिंग बनानी है। तो मैंने दो कॉन्ट्रैक्ट दिए, मतलब एक आदमी को कहा पहले तो इस पुरानी बिल्डिंग को तोड़ना है और फिर इसमें नई बिल्डिंग बनानी है। तो क्या ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा क्या? हाँ, मान लो ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने दो अलग अलग लोगों को दिए। अगर ये पूरा एक साथ होता है तो कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, क्योंकि मैं तो कहूंगा नई बिल्डिंग बनानी है। अब नई बनाने के लिए पुरानी को तो तोड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, तभी नई बिल्डिंग बन पाएगी। अब मैंने कहा मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट दो अलग अलग लोगों को दिए। पुरानी बिल्डिंग को तोड़ने का कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दिया है और उसकी जगह नई बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दिया है। तो अब बताइए कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा या दोनों कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे? बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट, क्या ये बिल्डिंग तोड़ने का कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन नहीं कहलाएगा? ध्यान दीजिए बेटा, दोनों कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे। कंस्ट्रक्शन का काम का मतलब केवल ऐसा नहीं है बिल्डिंग बनाना, पुरानी बिल्डिंग को तोड़ने का काम भी कंस्ट्रक्शन का काम ही माना जाता है। मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड प्रॉपर्टी इज ऑल्सो नॉन एज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ऑल्सो इंक्लूड्स इन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? तो पुरानी बिल्डिंग को तोड़ना भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ही माना जाता है। डन? चलिए अब तीसरी बात, नई बिल्डिंग बनानी है। तो नई बिल्डिंग बनाने के लिए उसका डिजाइन तैयार करना है। अब डिजाइन तैयार करने के लिए एक आर्किटेक्ट को रखा। ठीक है साहब। अब उस आर्किटेक्ट
अगर ये तीनों कॉन्ट्रैक्ट मैंने एक ही जने को दिए हो, तो क्या वो आर्किटेक्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब ये आर्किटेक्ट का काम भी वही कर रहा है, तो क्या आर्किटेक्ट के लिए उसे जो पैसे दिए जाएंगे आर्किटेक्ट डिजाइन बनाने के लिए, क्या वो भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट माना जाएगा? अच्छा, अगर आर्किटेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट सेपरेटली दिया हो तो, अगर आर्किटेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट सेपरेटली दिया हो तो, बताइए। अगर मैंने ये दोनों तो चलो अपन ने बात कर ली, तो भी आर्किटेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने सेपरेटली दिया है तो भी वो कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तो देखो ध्यान से, बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट, बिल्डिंग बनाने के लिए पुरानी बिल्डिंग तोड़ने का कॉन्ट्रैक्ट, या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी जो कि कंस्ट्रक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड हो, तो उस एक्टिविटी के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट भी कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तो ये तीनों चीजें चाहे एक साथ हो चाहे अलग अलग हो, ये कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट ही माना जाएगा। क्लियर है मेरी बात, समझ गए? चलिए, एक बात बताओ बेटा, ये तो हो गया कॉन्ट्रैक्ट। अब कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में हम बात कर रहे हैं रेवेन्यू की, मतलब पैसा। तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में पैसा कैसे कैसे फिक्स किया जा सकता है? तो बोले कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट दो तरह के हो सकते हैं। एक तो होता है फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, एक तो कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट होता है फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मैंने आपको कहा भैया ये मेरी प्रॉपर्टी है, इस पे एक घर बनाना है, डिजाइन दे दिया, सब कुछ डिसाइड हो गया, कितने रुपए? बोले साहब 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए। तो वो कॉन्ट्रैक्ट का क्या है? फिक्स्ड प्राइस है। अब उसको बनाने में चाहे 50 लाख लगे चाहे 2 करोड़ लगे, प्राइस डिसाइडेड है 1 करोड़। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका होता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? बेसिकली ये होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कैसे? अब बेटा इतनी बड़ी बिल्डिंग है, बनाने में 2 साल 3 साल लगने वाले हैं। अब कॉन्ट्रैक्टर कहता है साहब मैं कैसे आपको प्राइस बताऊं, आज जो चीजों के प्राइस है, अब लगते लगते मैं अपनी कॉस्ट ही नहीं निकाल पा रहा कि 3 साल तक टोटल कॉस्ट आएगी कितनी, क्योंकि मैं कौन सा प्राइस मानूं। हो सकता है कल को रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ जाएं, कम हो जाए, ना तो मैं बढ़ा हुआ मान सकता हूं ना कम वाला मान सकता हूं। अब क्या करें? तो उन्होंने कहा, उन्होंने एक तरीका बताया कि साहब आपकी जितनी भी कॉस्ट आती है आप सारी कॉस्ट का डेटा रख लीजिए, मेंटेन कर लीजिए, और हम आपको कॉस्ट में 20% ऐड करके दे देंगे, या आप बोलिए कितना प्रॉफिट चाहते हैं। तो वो कहता है सारी कॉस्ट का डेटा आपको दे देंगे, इतना पैसा लगा है, मुझे 20% प्रॉफिट ऐड करके दे देगा। क्लियर? तो दो तरीके से कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। एक तो हो सकता है फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, एक हो सकता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, या जिसे बोलते हैं कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? हाँ जी, क्लियर है ये वाली बात। अब ये कहता है कि कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट में रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड की जाए।
मैंने कहा यार ये तो सोचने वाला पॉइंट है। मान लो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो इसी साल स्टार्ट होगा और इसी साल पूरा हो जाएगा, तो कोई समस्या होती क्या? जितना कॉस्ट आ गया और जितना पैसा आया है उस कॉस्ट में से पैसे को माइनस कर दीजिए, रेवेन्यू आ जाएगी, कोई समस्या ही नहीं थी। इसी साल कोई काम स्टार्ट हुआ, इसी साल पूरा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो रूल बनाने की जरूरत ही नहीं है, सबको पता है। लेकिन मान लो कॉन्ट्रैक्ट चलने वाला है 2 साल 3 साल, अब आप क्या करेंगे? क्या आप ऐसा करेंगे कि जिस जिस साल में, क्योंकि ऐसा होगा कॉस्ट तो लगती जाएगी और जब काम पूरा हो जाएगा तो पैसा मिल जाएगा, तो इसका मतलब पहले कुछ सालों में तो केवल कॉस्ट लगेगी और बाद के सालों में रेवेन्यू आ जाएगी। मतलब कुछ सालों में तो लॉस होता रहेगा और फिर एक साल अचानक से आके बहुत सारा प्रॉफिट हो जाएगा। क्या ये तरीका सही है? नहीं है। तो बोले बेटा पहले इसके लिए 2 अलग अलग मेथड दिए हुए थे। पहले इसके लिए 2 मेथड, पहले एक तो मेथड था कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड और दूसरा मेथड था परसेंटेज कंप्लीशन मेथड। एक था कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड, एक था परसेंटेज कंप्लीशन मेथड। लेकिन जब इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को रिवाइज किया गया तो इस मेथड को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। बोले साहब कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट का वेट करने की जरूरत नहीं है, जितना परसेंट काम कंप्लीट हो जाए, जैसे आप कहते हो कॉन्ट्रैक्ट पहले साल में 50% काम हो गया तो 50% कॉस्ट लग चुकी है, तो 50% रेवेन्यू भी रिकॉग्नाइज कर लीजिए। पैसा मिलना या नहीं मिलना अलग बात है, 50% रेवेन्यू को भी रिकॉग्नाइज कर लीजिए। तो कौन सा मेथड काम का बचा है? अब केवल एक ही मेथड है, दैट इज परसेंटेज कंप्लीशन मेथड। ओके, तो बोले कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज की जाती है, किस बेसिस पे रिकॉग्नाइज की जाती है? बोले परसेंटेज कंप्लीशन के बेसिस पे रिकॉग्नाइज की जाती है। क्लियर? अच्छा, अब एक बात बताइए, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये कॉन्ट्रैक्टर पे एप्लीकेबल होगा या कॉन्ट्रैक्टी पे एप्लीकेबल होगा? मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो बिल्डिंग बनाने वाला है, उस पे एप्लीकेबल होगा या जिसके लिए बिल्डिंग बनाई जा रही है उस पे एप्लीकेबल होगा? ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, नवीन कह रहा है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्टर पे एप्लीकेबल होगा। क्यों कॉन्ट्रैक्टर पे एप्लीकेबल होगा? क्योंकि हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं। रेवेन्यू किसके पास आएगा? रेवेन्यू आएगा कॉन्ट्रैक्टर के पास। मतलब पैसा किसके पास आएगा? पैसा आएगा कॉन्ट्रैक्टर के पास। तो ये एएस एप्लीकेबल होता है कॉन्ट्रैक्टर पे। समझ गए मेरी बात? चलिए, अब इसी से रिलेटेड मैं आपको एक एग्जाम्पल का जवाब दीजिएगा, ठीक है? इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल पूछ, बेटा मान लो अपने यहाँ पे जयपुर में एक बिल्डर है यूनिक बिल्डर्स या यूनिक ड्रीम बिल्डर्स, ठीक है, यूडीबी। अब वो ऐसे बिल्डर है जो अपने खुद के लिए बिल्डिंग बनाते हैं और बनाने के बाद उस बिल्डिंग के फ्लैट्स हैं, ऑफिसेज हैं, वो सेल कर देते हैं, ठीक है? वो अपनी खुद की एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं, फिर उस प्रॉपर्टी पे बिल्डिंग तैयार करते हैं
और उस बिल्डिंग के फ्लैट्स बेचते हैं। डन। तो जो बिल्डिंग बनाई गई है, जो बिल्डिंग बनाई जा रही है, वो यूनिक बिल्डर बना रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्टर बना रहा है, उसका काम ही कॉन्ट्रैक्ट लेना है बिल्डिंग बनाने का, तो वो बिल्डिंग बना रहा है। लेकिन वो बिल्डिंग वो अपने खुद के लिए बना रहा है, खुद के लिए, रहने के लिए नहीं, खुद उस बिल्डिंग के फ्लैट्स बेचेगा बनाने के बाद में। तो एक बात बताइए, क्या ये एएस अप्लीकेबल होगा या अप्लीकेबल नहीं होगा? नवीन कह रहा है होगा, जानवी नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। बेटा एक बात बताइए, क्या कॉन्ट्रैक्ट एक आदमी के बीच में होता है या दो आदमियों के बीच में? दो के बीच में। क्या खुद ही खुद को कॉन्ट्रैक्ट देगा? क्या खुद ही खुद को कॉन्ट्रैक्ट देगा? मतलब यहां कॉन्ट्रैक्टर भी वही है और यहां पे कॉन्ट्रैक्टी भी वही है। यहां पे कॉन्ट्रैक्टर भी वही है और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट भी वही है। मतलब वो खुद से खुद रेवेन्यू नहीं कमा सकता, खुद से खुद प्रॉफिट नहीं कमा सकता। तो इसलिए अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर ने कोई कॉमर्शियल वेंचर बनाया है, कोई कॉमर्शियल बिल्डिंग बना रहा है फॉर द सेल, तो उस पे ये एएस एप्लीकेबल नहीं होगा। तो उस पे ये एएस एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर? डन? क्लियर है यहां तक? चलिए साहब, तो अब हमने कहा फटाफट से पेज नंबर 120 निकालिए, फटाफट से पेज नंबर 120 निकालिए आपके नोट्स का, कंपाइलर का पेज नंबर 120। जितनी बातें हमने अभी तक सीखी है फटाफट से पढ़ते हैं। AS7 मिल गया सभी को? यस। चलिए क्या कहता है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट specifically negotiated for the construction of asset और कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट, मतलब एक एसेट या एक से ज्यादा एसेट, क्लोजली इंटररिलेटेड भी हो सकती है और इंडिपेंडेंट भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ब्रिज, रोड, डैम एटसेट्रा। For this accounting should further mention that following are also included in construction contract: contract for rendering of service which is directly related to construction of as an asset, for example service of architect, and construction for destruction या फिर restoration of asset and the restoration of environment following the demolition of asset. For example, if the existing building or structure in a plot of land has to be demolished before new building as per new design is construction, then the destruction of building is construction contract. तो बिल्डिंग को तोड़ना भी कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट आर ऑफ टू टाइप्स। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट,
In these contract, contractor agree for fixed price of contract or fixed rate per unit. Cost plus contract. In these contracts, contractor is reimbursed the cost is defined plus a fixed percentage of profit. Method of revenue recognition. Revenue recognize कैसे करेंगे? There may be following two ways. On year-to-year basis, on percentage completion or completed contract. लेकिन डिटेल. However, the revised standard, जब इस स्टैंडर्ड को रिवाइज किया गया, the eliminated the existing option. Existing option को एलिमिनेट कर दिया गया by adopting only percentage of completion method. तो अब केवल एक ही मेथड है, percentage of completion method. क्यों इस मेथड को रिकॉग्नाइज किया गया? This method justify the accrual system of accounting, which is fundamental accounting assumption. ये कहता है साहब खर्चा कर दिया तो बदले में इनकम भी मिलेगी और इनकम मिलने की सर्टेनिटी है. The primary objective of this AS is the allocation of contract revenue and contract cost. तो बोले जिस पीरियड में कॉस्ट लगाई है उस पीरियड में रेवेन्यू भी रिकॉर्ड करनी चाहिए. ठीक है. आगे कहता है एप्लीकेबिलिटी. दिस स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल इन द अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इन कॉन्ट्रैक्टर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट. किस पे एप्लीकेबल होता है? कॉन्ट्रैक्टर पे. This would not be applicable for the construction project undertaken by the enterprise on its own account. अगर कोई enterprise कोई construction project start करता है अपने खुद के लिए as a commercial venture in the nature of production activity, तो उस पे ये AS applicable नहीं होगा. ठीक है साहब. अब एक बात बताइए, कंस्ट्रक्शन से प्रॉफिट और लॉस कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो बोले प्रॉफिट और लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस. तो प्रॉफिट एंड लॉस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, मतलब जितनी रेवेन्यू रिकॉर्ड की है माइनस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट. कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में से कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट माइनस कर देंगे तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा. क्लियर? अब ये बात आती है कि साहब कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कैसे निकालेंगे? कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कैसे निकालें? अब कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है? ये कहता है बताओ कितने रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था. कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को मल्टीप्लाई कर दो किससे? परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन से. जैसे मैं कहता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट 1 करोड़ रुपए का था. अगर कॉन्ट्रैक्ट 1 करोड़ रुपए का था और आपका कॉन्ट्रैक्ट 40% कंप्लीट हो चुका है, इसका मतलब आपकी रेवेन्यू कितनी है? कॉन्ट्रैक्ट था 1 करोड़ रुपए का, 40% कंप्लीट हो चुका है, मतलब अभी तक कॉन्ट्रैक्ट की रेवेन्यू कितनी होगी? 40 लाख. तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? इसके लिए हमें पता होना चाहिए परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन. तो अगला आइटम क्या निकालना पड़ेगा? अब ये वैसे कि अगला आइटम नहीं है, ये निकालने के लिए पहले ये निकालना पड़ेगा. तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन. अब आप मुझे ये बताइए परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन का पता कैसे कैसे लगाया जा सकता है? परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन का पता कैसे कैसे लगाया जा सकता है? कौन बता सकता है? या मान लीजिए आपका घर बन रहा है, तो आप परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन का पता कैसे लगाएंगे? पहला साल कंप्लीट हो गया तो पहले साल में कितना परसेंट बन के तैयार हो चुका है, कैसे पता लगाएंगे?
सर्वे करवाएंगे। नवीन कह रहे हैं सर्वे। सर्वे मतलब जाके देखेंगे कि कितना काम पूरा हो गया। कॉन्ट्रैक्टर को साथ में ले जाएंगे और ले जाके देखेंगे साहब कितना काम पूरा हो गया। सर्वे कर लेंगे, चेक कर लेंगे, फिजिकल सर्वे इसे बोलते हैं। फिजिकल सर्वे कर लिया साहब, देख लिया 3 फ्लोर का घर था, 1 फ्लोर बन के तैयार हो चुका है, 33% काम पूरा हो गया। ठीक है। इसी तरह कई बार उससे समझ में नहीं आता है तो हमने कहा कि साहब आर्किटेक्ट को बुला लो या इंजीनियर को बुला लो और उससे सर्टिफिकेट ले लो, मतलब उससे वैल्यू करवा लो कि कितना परसेंट, क्योंकि वो तो चेक करके बता सकते हैं टोटल काम में से कितना काम पूरा हो चुका है। डन। तो ये 2 तरीके। या फिर फिजिकल यूनिट, जैसे कई बार हम कोई ऐसा चीजें बना रहे हैं, मान लो हमने 10 एक रोड बनाने के लिए कहा है। अब रोड टोटल है 20 किलोमीटर की, उसमें से 10 किलोमीटर बन चुकी है, तो आप वैसे देख लो कि कितना काम हो चुका है, फिजिकल यूनिट के हिसाब से समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो ये तीनों चीजें तो ऐसी है जो आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, आपको देख के समझ में आ गई, या आपने सर्टिफिकेट ले लिया या वैल्यू करवा लिया। ठीक है। ये तीनों तो थ्योरेटिकल बात है, लेकिन एक प्रैक्टिकल मेथड भी हो सकता है। अब वो प्रैक्टिकल मेथड कौन सा होगा? तो उस प्रैक्टिकल मेथड को बोलते हैं कॉस्ट टू कॉस्ट मेथड। वो प्रैक्टिकल मेथड कहलाता है कॉस्ट टू कॉस्ट मेथड। अब ये कॉस्ट टू कॉस्ट मेथड आपको क्या कहता है? ये कहते हैं, देखो मेथड क्या कहते हैं, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट, आज तक कितनी कॉस्ट लग चुकी है, आज तक कितनी कॉस्ट लग चुकी है। ठीक है। इसके बाद डिवाइड कर दो दोबारा, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट प्लस एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीट, एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीट, एक मल्टीप्लाइड बाय 100। ध्यान से समझना पूरे फॉर्मूले का मतलब। मैंने कहा बेटा किसी बिल्डिंग को, जो 1 करोड़ रुपए की बिल्डिंग थी, उसको बनाने में कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि मेरे 80 लाख रुपीस लगने वाले, कॉन्ट्रैक्टर के 80 लाख रुपीस लगने वाले थे, और कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि मेरे 48 लाख रुपीस लग चुके हैं। कितने रुपए लग चुके हैं? 48 लाख। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्टर आपको इस तरह बता रहा होगा कि 48 लाख तो लग चुके हैं और 32 लाख और लगने वाले हैं। तो इससे मुझे क्या पता चल गया? क्या मुझे पता चल गया टोटल कॉस्ट कितनी लगने वाली है? एक कॉन्ट्रैक्टर आपको कहता है कि आज तक 48 लाख लग चुके हैं और 80 लाख टोटल लगने वाले, तो क्या कॉन्ट्रैक्टर ये निकाल सकता है कितना काम पूरा हो गया है? क्या आप बता सकते हो? अगर किसी काम में टोटल 80 लाख लगने वाले हैं और 48 लाख लग चुके हैं, मतलब कितना काम पूरा हो चुका है? तो 48 लाख अपॉन 48 प्लस 32, ये हो गया एस्टिमेटेड टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100, 60%। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। क्लियर? तो केवल प्रैक्टिकल मेथड यही वाला है आपके पास, तो एग्जाम में यही वाला। अगर क्वेश्चन सीधा खुद ही कह देता है 50% कंप्लीट हो गया, तो आपको सोचना ही नहीं है। लेकिन क्वेश्चन नहीं बताता है तो आपको कॉस्ट टू कॉस्ट मेथड लगा के निकाल लेना है। ठीक है। यहां तक सभी को क्लियर है?
तो देखो नोट्स पे आ जाओ, नोट्स पे आ जाए बेटा, जहां तक पढ़ लिया था उसके आगे पेज नंबर 120, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू माइनस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। अब ये कहता है कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कैसे मेजर करोगे, तो एज पर पैरा 31 ऑफ एएस द कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट associated with the contract should recognize revenue and expense respectively with reference to the stage of completion। तो बोले परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से निकालना है। पेज नंबर 121, पेज नंबर 121, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेज ऑफ कंप्लीशन। स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैसे निकालेंगे, ये कहता है स्टेज ऑफ कंप्लीशन may be determined in variety of ways। बहुत सारे तरीके हैं अलग। पहला तरीका है cost to cost method। The percentage of completion would be estimated by comparing total cost to date with cost incurred to the date। फॉर्मूला दिया हुआ है cost to date plus estimated cost to complete multiplied by 100। ये आ गया साहब। अब कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू करंट ईयर की कितनी होगी, मान लो ये तो पहला साल था, अब दूसरे साल में गए, पहले साल में 60% कंप्लीट हो गया, दूसरे साल में आपने जाके चेक किया तो 80% कंप्लीट हो गया, तो अब दूसरे साल की रेवेन्यू कितनी होगी, 80% माइनस पहले साल में आपने जितनी रेवेन्यू रिकॉर्ड की थी वो माइनस कर दीजिए, तो केवल दूसरे साल की आ जाएगी। ठीक है, मान लो दूसरे साल तक जाते जाते 80% कंप्लीट हो गया, तो 80% के हिसाब से जो रेवेन्यू आती है उसमें से पहले साल तक आई हुई रेवेन्यू को माइनस कर दीजिए, तो कौन सी रेवेन्यू आ जाएगी, दूसरे साल की रेवेन्यू आ जाएगी। क्लियर? यस नो जवाब दे दीजिए। चलिए, बी पॉइंट बाय सर्वे ऑफ वर्क परफॉर्म, सी पॉइंट बाय कंप्लीशन ऑफ फिजिकल प्रपोर्शन। ठीक है, ये थ्योरेटिकल बात है। आगे कहता है व्हाइल कैलकुलेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। अब ये कहता है जब आप कॉस्ट निकाल रहे हो ना, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला किस पे बेस हो गया, कॉस्ट पे बेस हो गया, तो ये कहता है कॉस्ट निकालते वक्त इन दो बातों को ध्यान में रखना है, इन दो आइटम को कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करना है, कॉस्ट में से एक्सक्लूड करना है। कौन कौन से आइटम है, देखिए, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट दैट रिलेट्स टू द फ्यूचर एक्टिविटी ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, such as cost of material that have been delivered to a contract site or set aside for use of a contract but not used or applied। जैसे मैंने पूरे कॉन्ट्रैक्ट का रॉ मटेरियल एक साथ ही खरीद लिया, पूरे कॉन्ट्रैक्ट में जितना रॉ मटेरियल लगने वाला था वो मैंने एक साथ ही खरीद लिया, और वो रॉ मटेरियल आया 20 लाख का, जबकि पहले साल केवल 5 लाख का मटेरियल यूज हुआ है, 15 लाख का मटेरियल अभी भी पड़ा है। तो जब आप कॉस्ट निकाल रहे होंगे तो 5 लाख ऐड करेंगे या 20 लाख ऐड करेंगे, जब आप पहले साल के लिए कॉस्ट निकाल रहे होंगे तो आप 5 लाख ऐड करेंगे या 20 लाख ऐड करेंगे, 5 लाख। तो कहने का मतलब है उस 20 लाख में से जो मटेरियल अभी भी आप के पास बचा हुआ है, जो फ्यूचर में लगने वाला है, उसको एक्सक्लूड कर देंगे। पॉइंट नंबर 2, पेमेंट मेड टू सब कॉन्ट्रैक्टर। अब जैसे मैंने बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, अब साहब बिल्डिंग में तो पूरी बिल्डिंग तैयार करके देनी पड़ेगी। अब मैंने आपको क्या कहा, मैंने एक दूसरा कॉन्ट्रैक्टर जो कि पेंट करता है,
उस पेंट करने वाले कॉन्ट्रैक्टर को एक मेरी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि साहब मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूं, उस कॉन्ट्रैक्ट पे, उस बिल्डिंग पे आपको पेंट करना है, और मैंने उसको 5 लाख रुपए में वो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, और 5 लाख रुपए में कॉन्ट्रैक्ट दिया और उसको 2 लाख रुपए एडवांस दे दी। लेकिन उस पेंट वाले का काम कब स्टार्ट होगा? जब मेरा कंस्ट्रक्शन वाला बेसिक काम पूरा हो जाएगा, लेकिन मैंने पैसा तो इसी साल दे दिया। तो क्या वो 2 लाख जो मैंने किसी सब कॉन्ट्रैक्टर को एडवांस दे रखे हैं, क्या वो एडवांस इस साल की कॉस्ट में जोड़ा जाएगा या नहीं जोड़ा जाएगा? नहीं जोड़ा जाएगा। तो बोले आपने अगर किसी सब कॉन्ट्रैक्टर को कोई एडवांस पैसा दे रखा है तो वो कॉस्ट में से एक्सक्लूड होना चाहिए। डन। अब ये कहता है बेटा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। अब ये बात वैसे हम कर चुके हैं, दोबारा रिपीट हो रहा है। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज इन द पीरियड इन विच वर्क इज परफॉर्म। इसी की वजह से तो परसेंटेज मेथड लाए थे कि जिस साल काम हो उसकी रेवेन्यू उसी साल रिकॉर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है काम तो हो रहा है इस साल और रेवेन्यू रिकॉर्ड हो रही है 2 साल बाद में। ठीक है, ये बेसिक प्रिंसिपल। और एक्सपेंस रिकॉग्नाइज्ड इन विच द वर्क टू विच एक्सपेंस। अब जैसे हमने कहा एडवांस इस साल दिए लेकिन काम होगा तीसरे साल में, तो भैया वो तीसरे साल की कॉस्ट में जोड़ा जाएगा, इस साल की कॉस्ट में नहीं जुड़ना चाहिए। आगे वाला पॉइंट देखिए, कंडीशन फॉर रिकॉग्नाइजिंग द कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। अब ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने के लिए ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए। अब आपको कंडीशन पढ़ने के बाद ऐसा लगेगा कि अगर ये कंडीशन पूरी नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज की ही नहीं जा सकती। आप चाह के भी नहीं कर सकते। कैसे? पढ़ना स्टार्ट करते हैं। टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कैन बी मेजर्ड रिलायबली। एक बात बताओ, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ही नहीं पता होगा, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नहीं पता होगा, तो क्या आप परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालने के बाद में भी रेवेन्यू निकाल पाओगे क्या? अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पता ही नहीं है तो नहीं निकाल पाओगे, तो पता होना चाहिए। It is probable that economic benefit associated with contract flow to the contractor. अब कॉन्ट्रैक्टर को ये पता ही नहीं हो कि इस कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने से मुझे कॉन्ट्रैक्ट का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो अनसर्टेनिटी अगर होती है तो भैया क्या रेवेन्यू रिकॉर्ड की जाएगी? मान लो मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूं और मेरे पास दाऊद इब्राहिम का फोन आता है कि साहब एक बिल्डिंग बनाना। अब मुझे बनानी तो पड़ेगी। क्या बिल्डिंग की मैं हर साल रेवेन्यू रिकॉर्ड करूंगा? क्या मुझे लगता है मेरा पैसा आ जाएगा? तो बोले कि आप रेवेन्यू तब रिकॉर्ड करें जब आपके पास रेवेन्यू आने वाली हो। अगर आपके पास रेवेन्यू आने वाली नहीं है तो आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। फिर बोलता है टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। अब एक बात बताओ, अगर टोटल कॉस्ट पता ही नहीं है कितनी लगने वाली है, तो क्या आप परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकाल पाओगे क्या? क्या आपको ये पता नहीं है टोटल कितना पैसा लगने वाला, तो क्या आप परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाएंगे। और जब तक परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन नहीं निकलेगा तब तक कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू भी कैलकुलेट नहीं हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का ही पता नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड में कौन कौन सी कॉस्ट जोड़नी है पता ही नहीं है, तो जब तक आपके पास कॉस्ट इनकर्ड नहीं है क्या तब तक आप कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाएंगे। तो ये चारों कंडीशन ऐसी है। मैं तो कहता हूं ये चारों कंडीशन के बिना निकल ही नहीं सकता। निकालना तो बात की बात है, ये कहता है निकालो मत। अरे तो भाई निकाल ही नहीं सकते। ठीक है,
अच्छा, एक बात बताओ, किसी दिन आपको किसी चीज की सर्टेनिटी थी और बाद में जाके अनसर्टेनिटी होगी। जैसे AS9 में भी मैंने आपको बताया था, जब हम उधार माल बेचते हैं तो हमें पैसा मिलने की सर्टेनिटी होती है, तो हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेते, लेकिन बाद में वो पैसा डूब भी सकता है, अनसर्टेनिटी आ जाती है मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आप सेल को कैंसिल करते हो या बैड डेट्स लिखते हो? बैड डेट्स लिखते हैं। तो इसी तरह ये कहता है कि अगर कभी पैसा कलेक्ट करने की अनसर्टेनिटी आ जाए तो उसे आप एक्सपेंस मानेंगे, आप रेवेन्यू को कम नहीं करेंगे, आप उसे एक्सपेंस मानेंगे, मतलब आप उसे बैड डेट्स मानेंगे। ठीक है, ये कह रहा है अनसर्टेनिटी इन कलेक्शन अमाउंट्स टू एक्सपेंस, अनसर्टेनिटी इन कलेक्शन अमाउंट्स टू एक्सपेंस। चलिए, इतना करने के बाद, इतना करने के बाद अब आपको दिया गया है कि कॉस्ट में क्या क्या ऐड करते हैं। कॉस्ट में, क्योंकि हमें टोटल कॉस्ट तो निकालना पड़ेगा ना, तो ये कहता है कि भाई आपको ये बता दिया कॉस्ट में क्या क्या ऐड नहीं करना है। अब ये बता रहा है कि कॉस्ट में क्या क्या ऐड किया जाता है। ध्यान से देखिए, कॉस्ट में क्या क्या ऐड किया जाता है। तो ये कहता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ, पहला कॉस्ट स्पेसिफिक टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो वाली कॉस्ट जो कॉन्ट्रैक्ट पे स्पेसिफिक है। कहने का मतलब डायरेक्टली रिलेटेड है किससे? कॉन्ट्रैक्ट से। क्लियर? तो वो क्या कॉस्ट में ऐड होनी चाहिए? दूसरा, कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू कॉन्ट्रैक्ट। आपको याद है बेटा, ओवरहेड्स को, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक जेसीबी मशीन है, जेसीबी मशीन है। अब ऐसा तो नहीं है कि वो जेसीबी मशीन केवल एक टाइम में एक ही कॉन्ट्रैक्ट पे काम आएगी पूरे साल। मान लीजिए उस जेसीबी मशीन को मैं कई अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट में काम में ले रहा हूं, तो क्या उसकी पूरी कॉस्ट इस कॉन्ट्रैक्ट में जोड़ी जाएगी या उसकी कॉस्ट का कुछ हिस्सा जोड़ा जाएगा? कुछ हिस्सा एट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। तो हम कहते हैं उसका कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा बांट दिया जाएगा इस कॉन्ट्रैक्ट में, दैट इज एट्रीब्यूटेबल। एट्रीब्यूटेबल मतलब कुछ हिस्सा यहां पे भी एट्रीब्यूट कर। तो पहले वाली कॉस्ट जो केवल इसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए लगी हो, दूसरी वो वाली कॉस्ट जो एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट के लिए हो, उसका कुछ हिस्सा यहाँ पे लिखना हो। और तीसरा, कॉस्ट स्पेसिफिकली reimbursed or charged from the customer। जैसे
मान लीजिए मेरे कॉन्ट्रैक्टी ने कहा कि साहब जितने दिन तक काम चलता है उतने दिन तक आप एक गार्ड हमारे यहां पे रखेंगे। मैं कहता हूं उसकी क्या जरूरत है? वो कहता है आपको जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत है। उस गार्ड की जो भी सैलरी हो वो आप मुझसे ले लेना, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में ऐड करके मुझसे ले लेना। ठीक है, तो एक बात बताओ, जब हम कस्टमर से वो कॉस्ट स्पेसिफिकली चार्ज कर रहे हैं, मतलब उसका पैसा हमने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में जोड़ा है, तो उस सर्विस के लिए जो कॉस्ट आएगी क्या वो कॉस्ट में ऐड होनी चाहिए? भाई उस गार्ड को जो पैसा दिया है, अब उसको जो पैसा दिया है वो कॉस्ट में ऐड कर रहे हैं, तो जो पैसा दिया है वो रेवेन्यू में ले लेंगे। तो हमने कहा तीन तरह की कॉस्ट है जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में ऐड होनी चाहिए। पहली वाली वो कॉस्ट जो स्पेसिफिक कॉस्ट हो, दूसरी वाली वो कॉस्ट जो कॉन्ट्रैक्ट में एट्रीब्यूट की जा सके, मतलब वो एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट के लिए लगी है तो उस कॉस्ट का एट्रीब्यूटेबल हिस्सा यहाँ पे आना चाहिए। और तीसरी वाली वो कॉस्ट जिस कॉस्ट का अमाउंट हम कॉन्ट्रैक्टी से रिकवर करने वाले हैं, तो वो वाली कॉस्ट भी कॉस्ट में जुड़नी चाहिए। ठीक है, तो तीन तरह की कॉस्ट है जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में जुड़नी चाहिए। अब आज का आपका काम क्या है पता है? आपका होमवर्क क्या है? आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बुक में देखिए पेज नंबर 121, जो आपका कंपाइलर है उसका पेज नंबर 121 मिल गया सभी को? उसमें दिया हुआ है लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग, स्पेसिफिक कॉस्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। उसके एग्जांपल दे रखे हैं, आपको वो सारे एग्जांपल पढ़ने हैं और समझने हैं। बी पॉइंट में दे रखा है कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू कॉन्ट्रैक्ट, उसके भी एग्जांपल दे रखे हैं। सी पॉइंट में दे रखा है कॉस्ट स्पेसिफिकली चार्जेबल, उसके एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, वो आपको पढ़ने हैं। मैंने तीनों पॉइंट बता दिए, आपको केवल एग्जांपल्स पढ़ने हैं। उसके बाद दे रखा है कॉस्ट एक्सक्लूडेड, कौन कौन सी कॉस्ट को कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में ऐड नहीं करते हैं, उनको भी पढ़ेंगे। और उनके बाद दे रखा है रेवेन्यू में किस किस को जोड़ते हैं, रेवेन्यू में क्या क्या जोड़ते हैं। तो बस इन चीजों को पढ़ना है, इनको आप पढ़ेंगे समझेंगे, कोई प्रॉब्लम रहती है तो कल डिस्कस करेंगे और कल हम इसका थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा कर लेंगे, कल इस एएस के क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो जितना आज तक पढ़ा है उसको दोबारा रिवाइज करेंगे ही करेंगे और ये एग्जांपल्स आपको पढ़ने। क्लियर है सभी को? सभी को समझ में आ गया? AS7 बेटा, AS7 और AS9 आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू सो मच अच्छे से रिप्लाई करने के लिए, अच्छे से पढ़ने के लिए। बाय बाय, टेक केयर। शाम को मिलेंगे 4:30 कॉस्ट की क्लास के लिए। चलिए।